अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मैं डॉक्टर नसरीन अहसन ज़ुबैरी शोबे तालीम जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के नुमाइंदे की हैसियत से आज आपकी मुलाकात शहर नांदेड़ की उस होनहार, बासलाहियत, बाहौसला, ज़हीन, मेहनती तालिबा सैयदा अस्मा ज़हीर अहमद से करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने हाल ही में MPSC इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है और असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स ग्रुप A की हकदार बनी हैं। ये ओहदा पाने वालों में सैयदा अस्मा का 10वां रैंक है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तानी समाज में ये खाम ख्याल आम है कि मुस्लिम घरानों में लड़कियों को आला तालीम के मौक़े फ़राहम नहीं किए जाते, या ये कि इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ मुसाबक़ती इम्तिहानात में कामयाबी मुमकिन नहीं, या ये कि उर्दू ज़रिए तालीम आला तालीम या मुसाबक़ती इम्तिहान की में कामयाबी की राह में रुकावट है, या ये कि मुसाबक़ती इम्तिहानात के लिए कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशन का जॉइन करना ही ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि इन तमाम खाम ख़यालात की नफ़ी करते हुए एक कामयाब तालिबा की शक्ल में हमारे सामने सैयदा अस्मा मौजूद हैं। आइए हम उनसे मुलाक़ात करते हैं और उनसे इन तमाम सवालों के जवाबात मालूम करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं अस्मा आप? जी बिल्कुल, बस दुआएं आपकी। हम शोबे तालीम जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की जानिब से आपको और आपके वालिदैन को MPSC इम्तिहान में कामयाब होने पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा, हम आपसे चंद सवालात करेंगे। दरअसल ये सवालात जो हैं वो एक गाइडेंस सेक्शन रहेगा, तलबा और तालिबात के लिए रहनुमाई है ये दरअसल, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हमें आपका और आपकी फ़ैमिली का मुख्तसर तारुफ़ कराइए। जी, मेरा नाम सैयदा अस्मा ज़हीर अहमद है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जो मेरा बैकग्राउंड तालीम याफ्ता रहा है। मेरे वालिद सैयद ज़हीर अहमद जो फ़िलहाल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, वो MA इंग्लिश और MA जोग्राफ़ी रह चुके हैं, और मेरी वालिदा हुर्निसा बेगम वो ग्रेजुएट हैं। मेरी तीन छोटी बहनें हैं, हम 4 बहनें हैं। मेरी बहन निदा आयशा वो MBBS कर रही हैं, सारा अंजुम जी वो 12th में है, और सूफ़ी नाज जो है वो शशम जमात की तालिबा है। ओके, आपकी प्राइमरी एजुकेशन से अब तक का तालीमी सफ़र बताइए। जी, मेरा तालीमी सफ़र शुरू हुआ था अव्वल जमात से, सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल से, और जमात हफ्तुम तक मैंने वहीं पे तालीम हासिल की। उसके बाद जमात हश्तुम से जमात दहुम तक खैरुल उर्दू हाई स्कूल से मैंने तालीम हासिल की। इस तरह जमात दहुम तक उर्दू मीडियम था मेरा। उसके बाद 11th एंड 12th मैंने यशवंत कॉलेज यहाँ से आर्ट्स स्ट्रीम से इंग्लिश मीडियम से किया। उसके बाद फिर मैंने BA ग्रेजुएशन के लिए BA में दाखिला लिया यशवंत कॉलेज से ही इंग्लिश मीडियम से, और फिर अभी फ़िलहाल MA इकनॉमिक्स का मेरा सेकंड ईयर अभी कंप्लीट हुआ है। आपकी प्राइमरी तालीम उर्दू मीडियम से हुई है, क्या ये आपकी MPSC जैसे मुसाबक़ती इम्तिहान की राह में रुकावट बनी? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को अपनी मादरी ज़ुबान में अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेना चाहिए, और मेरे वालिदैन ने भी यही डिसीज़न लिया था, और इस वजह से मेरा उर्दू मीडियम में ही जमात दहुम तक मेरी तालीम हुई। उर्दू ज़ुबान का मतलब जमात दहुम के बाद ऐसा लगा कि कहीं जब आप MPSC या UPSC में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर उर्दू से ज़्यादा आपको इंग्लिश या मराठी ज़ुबानों की इम्पोर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि उर्दू में आपका बेस बहुत पक्का हो चुका था, मेरा जो सब्जेक्ट्स थे उनकी ग्रेस्प हो चुका था, उनका नॉलेज हो चुका था, तो ये एक फ़ायदा हुआ था मुझे कि उनके बेसिक नॉलेज मुझे था, और फिर बाद में उसे आप इंग्लिश या मराठी में लेने में मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, आप अपनी मादरी ज़ुबान में अपनी एजुकेशन लीजिए। यानी कि उर्दू ज़रिए तालीम किसी भी शक्ल में मुसाबक़ती इम्तिहान या आला तालीम की राह में रुकावट नहीं बनता। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इस मैदान का इंतखाब कब और क्यों किया? जी, वैसे तो मैं कहूँ तो जमात दहुम में मैंने ये डिसीज़न लिया था कि मैं इस मैदान में आऊँगी सिविल सर्विसेज के, और इसकी सबसे बड़ा रीज़न तो मतलब मुझे इंस्पिरेशन मिला था कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए करूं, तो वो सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इकोनॉमिक, सोशल, ये दोनों तरीक़े से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। जी।
तो इसी वजह से मुझे सिविल सर्विसेज में आने के लिए एक इंस्पिरेशन मिला। जो ऑफिसर्स थे उनकी स्पीच हुआ करती थी, स्पेशली डॉक्टर श्रीकर परदेशी, उनका जो कॉपी मुक्त अभियान था उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन्हीं के जैसे ऑफिसर बनना है और कुछ ऐसे ही करना है जिससे लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो, लोग ईमानदारी से काम करें। तो उसके लिए टर्निंग पॉइंट जैसे एक टर्निंग पॉइंट वो हुआ था मेरे लिए। जी। आपकी तैयारी, इम्तिहान की तैयारी के लिए आपका दिन भर का जो शेड्यूल है वो अगर हमें बताएं तो। वैसे तो मैंने कोई एग्जैक्ट शेड्यूल ऐसे फॉलो नहीं किया था। जैसे जैसे वक्त मिलता था वैसे मैं पढ़ाई करती थी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एमपीएससी के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। तो कभी ऐसा होता कि यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला हो तो फिर मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती, और उस एग्जामिनेशन के बाद फिर मैं एमपीएससी पर फोकस करती। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि मैं सुबह ज़्यादातर अपना टाइम दिया करती थी, क्योंकि वो आई थिंक मुझे ग्रेस्पिंग एबिलिटी बढ़ जाती है उस वक्त मेरी, तो मैं उस वक्त पढ़ाई करती थी। जी। और वैसे ऐसा होता नहीं है कि रोज़ाना आप उसी टाइम पे पढ़ सकें, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ ना कुछ आपको काम आ जाता है या फिर बोरियत सी महसूस होने लगती है। तो वो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक हो तो फिर पढ़ाई एकदम बढ़ जाती है। तो उसी तरह का मेरा शेड्यूल हुआ करता था। हमारे तलबा और तालिबात के लिए आपकी स्टडी टेक्निक के बारे में कुछ बताइए। जैसे अहम मालूमात को ज़हन नशीन करने का कोई ख़ास तरीक़ा हो तो उसे भी उनके लिए शेयर कीजिए। जी। सिविल सर्विसेज के साथ साथ दूसरी भी जो एजुकेशन है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक ये है कि आपको नोट्स निकालने पड़ते हैं। जी। तो शुरुआत में तो मैंने नोट्स निकाले, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि जब आप नोट्स निकालते हैं तो फिर उनको दोबारा रिवाइज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त जाता है, क्योंकि आप ओरिजिनल बुक्स अलग हों, फिर नोट्स अलग हों, तो हो सकता है कि नोट्स निकालने में आपकी कोई बात छूट गई हो, तो ये बहुत परेशानी होती है। तो मैं एक सलाह देना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि आप जो बुक्स पढ़ रही हैं उसे में नोटिफाई कर दीजिए। आप या तो उसे मार्कर से मार्क कर दीजिए, या अंडरलाइन कर दीजिए, या पेंसिल से आप कोई स्टिकी नोट्स भी अगर आप लगा दें तो वो काफ़ी आपको मदद होगी। अलग से नोटबुक या पैड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकती है आपको मतलब रिवीजन के लिए अगर आप बनाना चाहें तो वो आपका टेक्निक हो सकती है, लेकिन मैं अपनी टेक्निक के बारे में बात करूँ तो मैं बुक में ही नोटिफाई कर लेती थी। उससे मुझे अहम पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है। जी, और कोई बात छूटती भी नहीं थी। जी, बहुत अच्छे। अब आजकल हमें देखते हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट जो है नई नस्ल की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। क्या सोशल मीडिया आपकी इम्तिहान की तैयारी में मुआविन बना, और अगर हाँ तो कैसे? सोशल मीडिया हो या फिर इंटरनेट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी बिल्कुल। तो सोशल मीडिया का भी एक मनफी भी है, मुस्बित भी, दोनों फ़ायदे हैं। मैंने तो उसका इस्तेमाल इस तरह किया था कि लास्ट ईयर जो टॉपर्स हुआ करते थे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे ऑनलाइन, तो उनकी बुक लिस्ट वगैरह दिया करते थे। स्पेशली टेलीग्राम एक जो एप्लीकेशन है, मैं तो ये कहूँगी कि वो सारे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चैनल्स हैं ऑफिसर्स के, आप उसमें आप एक मेंबर हो जाइए, तो वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बुक लिस्ट शेयर करते हैं, टेक्निक शेयर करते हैं। तो इसी तरह मैंने फ़ायदा उठाया। यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारे लोगों जो टॉपर्स थे उनके एक्सपीरियंस देखे थे, उसका भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन उसका मनफी असर भी होता है, तो आप प्लीज़ उससे दूर रहिए और उसके मुस्बित जो भी है फ़ायदे उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश कीजिए। जी, सोशल मीडिया पर तो पूरी दुनिया एक कुज़े में बंद है, हम जो चीज़ वहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं। और मैं और एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स अपनी लड़कियों को या लड़कों को बिल्कुल दूर रखें सोशल मीडिया से। वो ऐसा लगता है कि वो बिगड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उन्हें एक आप जाने का मौका दीजिए और उन्हें गाइड करते रहिए वक्त से, उन्हें बिल्कुल रोकना भी बिल्कुल सही नहीं है। जी, आमतौर पर ट्यूशन और कोचिंग को बड़ी कामयाबी के लिए ज़रूरी समझा जाता है। आपकी कामयाबी में सेल्फ़ स्टडी का बड़ा रोल है, इस बारे में वजाहत से कुछ हमें बताइए। जी, कोचिंग के ख़िलाफ़ तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने कभी कोचिंग की नहीं। जब 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, मैंने कभी कोई कोचिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। तो मैंने शुरुआत से मुझे सेल्फ़ स्टडी की आदत थी। तो फिर इसकी भी मैंने सोचा कि चलो एक मरतबा करके देखते हैं कोचिंग। ये सेल्फ स्टडी करके हम एग्जामिनेशन देकर देखते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी की, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एमपीएससी जो है मैंने बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए सारी तैयारी की और ये पोजीशन मुझे मिली। तो अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लें, आपके
जो भी आपके इर्द गिर्द हो सकता है, आपकी बहन, भाई, माँ बाप, जो भी हो, अगर वो आपको थोड़ा सा गाइडेंस कर दें, ऐसा नहीं है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। अगर आपके फ्रेंड्स हों, आप उनसे लीजिए, उनकी मदद लीजिए, तो फिर आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो सेल्फ स्टडी के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया भी अब काफ़ी हेल्प जी मिली हाँ, होगी आजकल तो आपको बहुत उसमें। ज़्यादा उसका जी स्कोप जी, बढ़ चुका है, हर एक के हाथ में मतलब पहुंच चुका है, तो बिल्कुल आज के वहाँ से ज़माने भी में तो हम गाइडेंस ले ज़्यादा से सकते ज़्यादा हैं, आप बिल्कुल उसका उसका इस्तेमाल कर बिल्कुल एक सकते हैं। पॉजिटिव इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जी, सेल्फ बिल्कुल। स्टडी के लिए हम उसको पॉजिटिवली बहुत अच्छे बहुत से पॉजिटिवली, अगर यूज़ आप कर दूर सकते दराज हैं। इलाकों में रहते जी, हैं या फिर आपकी फाइनेंशियली या फिर आपके इलाके में अगर कोचिंग अवेलेबल नहीं है, तो आप या बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल, सोर्सेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल जी, कर सकते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एमपीएससी की मखसूस किताबों के अलावा भी और भी कुछ आपके मुताले में कोई चीज़ हुआ करती थी जिसको आप मुस्तकिल पढ़ती हैं? जी, जो भी होता था वो तो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड ही होता था, क्योंकि जी, जैसे मैंने बताया कि मैं एमए भी कर रही थी, तो ओके, वक्त काफ़ी कम मिलता था कि आप एकेडमिक और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अलावा कुछ पढ़ें। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो उसमें एडिटोरियल्स वगैरह या फिर कुछ मैगजीन्स हैं, जैसे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, ये सारे मैगजीन्स पढ़ लिया करती थी। तो कभी कभी फिर पढ़ने से ज़्यादा मैं वीडियोस वगैरह देखा करती थी यूट्यूब पे, जो मालूमाती वीडियोस हैं, हम्म, या फिर डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, तो वो ओके, उसका मुझे यानी शौक कि था। अपडेट रहना बहुत अपडेट रहना ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। हाँ, जी तो जी, उसके बिल्कुल। लिए अखबारात का मुताला हो अखबार गया, का फिर मुताला, जो यूट्यूब्स पे चैनल से नई नई जो टेक्निक्स या नई हाँ जो भी जी, चीज़ें आ मालूमात रही हो हैं, दुनिया की। वो जी हमको जी, बिल्कुल। मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। आमतौर पर ये समझा जाता है कि गुर्बत पढ़ाई की राह में रुकावट बनती है। आपने अपने तालीमी सफ़र में इसमें क्या कुछ रुकावटें पेश की और इस पर आपने फिर कैसे काबू पाया? जी, जहाँ तक सिविल सर्विसेज की बात है, जी, तो इसका कॉस्ट जो भी खर्च हो, ये बहुत कम है। अच्छा, और मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मेरी वैसे तो मिडिल क्लास थी, तो फाइनेंशियल कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन जो भी अगर अगर आपके पास गुर्बत हो, मतलब आप इसे नहीं जितना खर्च हो, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च आएगा वो 25 से 30 हज़ार के आसपास आएगा। जो भी आप बुक्स ख़रीद रही हैं सिर्फ उसी पर आएगा, या फिर आपको एग्जामिनेशन जाकर लिखना है दूसरे, प्रीलिम्स तो यहाँ नांदेड़ में होता है, जी, लेकिन मेंस के लिए आपको दूसरे शहर औरंगाबाद वगैरह जाना पड़ेगा, तो उसका खर्च आएगा। तो लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के तहत नई उड़ान, ये एक स्कीम है ओके, जिसमें अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है 50,000 की। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो काम करती हैं कि अगर आपका खर्च आ रहा हो तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकें। तो गुर्बत तो बिल्कुल भी रुकावट नहीं है, अगर आप शिद्दत से चाहें तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। और ये ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं जो मैंने खुद देखी है कि वो इतनी गुर्बत में भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया और टॉप पोजीशंस हासिल की हैं। तो जी, बिल्कुल ये मिथ है कि गुर्बत की वजह से आप कामयाब नहीं हो सकते। जी, सिर्फ अज़्म चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए जी जी, बिल्कुल। और हमारे अंदर जो है आगे बढ़ने की लगन चाहिए, तो जी हम जी, इंशाल्लाह गुर्बत और या कोई भी चीज़ हमारी राह में रुकावट नहीं बन पाएगी। जी सकती। जी। अब एक सवाल आपसे कि क्वालिटी वर्क या हार्ड वर्क, क्या ये दोनों ज़रूरी हैं? ख़ास तौर पर क्वालिटी वर्क के बारे में हमें बताएं। जी, वैसे तो मैं बताना चाहूँगी कि दोनों बहुत ज़रूरी है। जी, शुरुआती दिनों में ऐसा होता है कि आप एक साथ इतना पढ़ाई नहीं कर पाते, बहुत सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी सिविल जी, सर्विसेज में। तो ये तो एक हार्ड वर्क है कि मतलब बहुत सारी आपको लगातार बैठना पड़ेगा कुछ घंटे एक जगह पे, और फिर हो सकता है कभी कभी रात में देर रात बैठें, सुबह जल्दी उठें, तो ये तो हार्ड वर्क हो हार्ड गया। वर्क लेकिन लगेगा। हार्ड वर्क के साथ आपको क्वालिटी वर्क भी करना पड़ेगा जी, कि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको ग्रेस्प हो रहा है या नहीं, आप उसको अपने मतलब आप सीख रहे हैं या नहीं उससे जी, कुछ, जी, या आपके जो एग्जाम अपने क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किए उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं, तो ये क्वालिटी वर्क है। जी, तो दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू के 4-5 महीने आप हार्डवर्क कीजिए, उन किताबों के थ्रू होकर चले जाइए, अच्छे से उन्हें पढ़ लीजिए। फिर आप देखिए कि आप कहाँ पे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, आपको तभी पता चलेगा कि आपका वर्क कितना क्वालिटी का है। क्वालिटी कितनी फिर आपको आपको आ वहाँ गई पर है। क्वालिटी बढ़ाने में आपको शुरुआत करनी चाहिए जी, उसके लिए। तो शुरुआत हार्डवर्क से कीजिए और जब इख्तिताम हो वो बिल्कुल क्वालिटी का क्वालिटी होना वर्क चाहिए। तक फिर आप पहुंच सकते हैं। जी। आपने 10वीं जमात में 100% नंबरात हासिल किए और तब से अब तक कंसिस्टेंसी के साथ जो है आपने इसे किस तरीके से मेंटेन किया? कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज जी, में, बिल्कुल आपको मुस्तकिल मिजाज होकर करना पड़ेगा। ये बात तो मैं कहना चाहूँगी कि
मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थी और कई मतलब फैमिली के प्रोग्राम्स हुआ करते थे जो बिल्कुल मैं कभी कभी अटेंड भी नहीं कर पाती थी, जी, क्योंकि जी। पढ़ाई के दौरान, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि डिस्टर्ब हो जाता है या फिर कोई दूसरे शहर में हो तो आप अटेंड नहीं कर पाते। तो इस तरह से कंसिस्टेंट मैंने पढ़ाई की। बीच में मैं कहना चाहूँगी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरा इंग्लिश मीडियम था, तो उस वक्त थोड़ा सा डिप आया था। थोड़ा सा पढ़ाई में मैं थोड़ी लापरवाह हो गई थी, लेकिन फिर जब से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मैं कंसिस्टेंटली बिल्कुल भी फेलियर हो तब भी मैं उसी के पीछे रहा करती थी कि ऐसे नहीं कि मतलब ये साल फेलियर हो गया है अब नहीं होगा सिविल सर्विसेज में, कुछ और करके देखते हैं। बिल्कुल नहीं, प्लान भी वहाँ पर था मेरा, लेकिन मैंने कभी भी इसको छोड़ने का डिसीज़न नहीं लिया। मैंने सोचा कि इसको आखिर तक करके देखते हैं, जब तक मेरे मुस्तकिल मिजाजी पेरेंट्स के मेरे साथ हैं। आप जी बिल्कुल करते बिल्कुल रहें। मैंने उसको करने की कोशिश की। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, और आपने ये कमाल कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। 10वीं जमात के बाद आपने आर्ट्स स्ट्रीम का इंतखाब किया, क्या इसके कोई ख़ास बैकग्राउंड या कोई ख़ास वजह रही है? हाँ बिल्कुल, मैं सिविल सर्विसेज में आना चाहती थी और उसी वजह से मैंने आर्ट्स स्ट्रीम लिया। हालांकि ईशन कॉलेज में इंग्लिश मीडियम से अवेलेबल नहीं था, तब भी मैंने आर्ट्स स्ट्रीम इसी वजह से लिया क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है। और इसकी वजह ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है वो इसी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर बेस रखता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं जो एक जैसे आप पिलर्स कह सकते हैं इन्हें, तो इसलिए मैंने आर्ट्स स्ट्रीम को चूज़ किया उस वक्त। आपने साबित किया कि मुस्लिम होना या लड़की होना कामयाबी की राह में रुकावट नहीं। तो अपने तालीमी सफ़र की रोशनी में इस वक्त के लिए थोड़ी सी वजाहत करें या इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर आप भारत जैसे मुल्क में रह रहे हैं तो बिल्कुल ये कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कास्ट, रिलीजन और सेक्स। मतलब कि आप का लड़की हो, आप मुस्लिम हो या आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको बराबर मौके दिए जाएंगे पढ़ाई के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन में आने के लिए। और मुझे भी यह मौका मिला। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गुर्बत हो या फिर पिछड़ापन हो, आपकी जो बैकग्राउंड है मतलब तालीम याफ्ता ना हो, तो कहीं ना कहीं जो पिछड़े हुए ख़यालात हैं वो आपको रोक सकते हैं, रुकावट बन सकते हैं। लेकिन आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं अगर आप में अज़्म हो तो बिल्कुल भी एक रुकावट नहीं है कि आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखें। अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये देखने में आता है कि मुसाबिक़ती इम्तिहानात में हमेशा कामयाबी नहीं मिलती, तो क्या इस पस मंज़र में आपके पास कोई प्लान बी भी था या फिर आप इसी पर फोकस थी कि बस मुझे यही करना है? फोकस तो मैं शुरुआत से थी। असल में मेरा यूपीएससी के लिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी और एमपीएससी उसी के साथ साथ, तो ये दोनों मेरे फोकस में थे कि किसी एक को तो मैं करना ही करना है। फोकस थी यानी कि आप सिविल सर्विसेज के लिए फोकस। जी मैं बता सकती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल फोकस थे। बिल्कुल। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के इंतखाब में किस चीज़ को मलहूज़ रखा? जी, यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। वैसे एमपीएससी में बता दूं कि आपको कोई ऑप्शनल चूज़ नहीं करना पड़ता। ओके। तो यूपीएससी में मैंने इकोनॉमिक्स लिया था, और क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही थी तो इसीलिए मैंने यूपीएससी में इकोनॉमिक्स लिया। एमपीएससी में सिर्फ आपको जीएस और कंपलसरी सब्जेक्ट पेपर्स होते हैं। मुस्लिम ख़वातीन को तालीमी मैदान में क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? इन्हें हल करने के लिए ज़ाती तौर पर आपके पास क्या विजन है? मुस्लिम ख़वातीन, जैसे कि हमारा जो, अगर हम ऑल नेशनल बेस पे देखें तो हमारा जो एजुकेशनल रेशियो है बहुत कम है। स्पेशली वीमेन जो है, मुस्लिम वीमेन, उनका जो लिटरेसी रेशियो है बहुत कम है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट होती है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को पता ही नहीं कि सिविल सर्विसेज है क्या, या फिर उन्हें आगे बढ़ने के, कभी कभी कुछ पिछड़े हुए इलाकों में उन्हें आगे बढ़ने के मौके भी नहीं दिए जाते। तो एक बहुत बड़ी रुकावट है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हमें एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और मैं ज़ाती तौर पर भी बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हों, मेरे फ्रेंड्स हों, उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी लड़कियों को पढ़ाइए। हो सकता है कि स्कूल, वैसे तो आजकल स्कूल हर जगह पहुँच चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी अवेलेबल नहीं हो तो फिर भी आप ज़ाती तौर से कुछ उनके लिए कोशिश कीजिए। जिस तरह आप अपने लड़कों को पढ़ाते हैं उसी तरह लड़कियों को पढ़ाइए।
और एक दूसरा एक मिथ है कि हम हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम को ऐसे जी। बोला जाता है कि पर्दा सिस्टम एक बहुत बड़ी रुकावट है। मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई भी सोच हो वो आपको रोक सकती है। आप बिल्कुल रेसेंट रहिए। मैं और एक मैसेज देना चाहूँगी, आप बिल्कुल एक्सट्रीमिज़म मत कीजिए, मतलब बिल्कुल कट्टरपंथी पे अगर आप आ जाएंगे कि बिल्कुल आप बाहर ही निकल सकते, ऐसे मत कीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामी में भी देखिए, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इतनी पढ़ी लिखी थी, तो वो उस तरह का वो एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने कि उस ज़माने में हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि औरतों को पढ़ाइए। तो बिल्कुल हमें आज अपनी औरतों को पढ़ाना पड़ेगा। और एक्सट्रीमिज़म में मत कीजिए, आप एक मिडल पाथ लीजिए, मोतदिल रहिए आप। और उसको देखकर जो भी मेरे भाई बड़े बुज़ुर्ग हैं उन सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी ख़वातीन थोड़ी सी पिछड़ी हुई हैं हमारे समाज में अभी भी। तो उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने बहनों को आगे लेकर आइए, ये बिल्कुल उन्हीं के हाथों में है। जी, यानी इस्लामी तालीमात किसी भी सूरत में आला तालीम में ख़वातीन की रुकावट नहीं बनती। बजाय उसके इस्लाम तो ख़ुद इस बात की तालीम देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें और इक़रा से जो है जिसकी शुरुआत हुई है। जी जी बिल्कुल। मुस्तक़बिल में कम्युनिटी की खिदमत के लिए आपके क्या अज़ाइम हैं? बिल्कुल, एक एजुकेटेड और इतनी मतलब ज़िम्मेदार पोस्ट पे मेरा तक़र्रुर हुआ है, तो बिल्कुल मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहूँगी। ज़ाती तौर पर मैं ज़्यादा अपना फ़ोकस रहेगा, क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग हैं अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि उनमें कुछ पिछड़ापन है, मेरे ख़ुद के रिश्तेदार में, तो वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी। और जैसे जैसे फिर मौके मिलते रहेंगे, मैं उनके लिए जो भी मैं कर सकूँ वो मैं करना चाहूँगी। तलबा और तालिबात के लिए आपका कोई ख़ुसूसी पैगाम? तलबा और तालिबात को तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आपको, आपके यहाँ पोटेंशियल है, अभी इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमारे बुज़ुर्गों को नहीं मिल पाए, हमारे वालिदैन को नहीं मिल पाए। आपके पास एक मौका है कि आप ये साबित कर सकें कि आप अपनी कौम को आगे ले जा सकते हैं। अपने वालिदैन को देखिए कि वो आपके लिए कितनी सख्त मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप अपनी जो सोशल मीडिया में आजकल ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास सोर्सेज हैं, फाइनेंशियल सोर्सेज होने के बावजूद वो अपना वक्त इस तरह से ज़ाया करते हैं। तो मैं मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अभी के जो आपकी ये जो मौका है, स्पेशली 15 से 25 ईयर्स के बीच के जो तलबा और तालिबात हैं, उन पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। और इस आपकी जो एज है इसी में आपको पढ़ना है। आगे अगर आपने अभी सक्सेसफुल हो गए तो फिर आगे सब आपके हाथों में है। आप अपनी खुशी से मतलब ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने वालिदैन को दे सकते हैं, अपनी फैमिली को दे सकते हैं। ये बहुत अहम जो है ये उम्र होती है इसमें जो कर गुजरा होगा उसका। जी जी। तो हौसला ही असल शय है, हौसला हो गो बुलंद, माहो अंजुम पर पहुँच जाना कोई मुश्किल नहीं। इस शेर की जीती जागती मिसाल आज हमारे सामने मौजूद है, सैयदा अस्मा ज़हीर अहमद। हमारी बहुत बहुत नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारी जानिब से नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं। ये थी शहर नांदेड़ की होनहार तालिबा सैयदा अस्मा ज़हीर अहमद। ये इंटरव्यू ख़ास शोबे तालीम की जानिब से तलबा और तालिबात और वालिदैन की रहनुमाई के लिए लिया गया है, ताकि उनके तजुर्बात हमारे लिए मशअल राह साबित हों और ये बात साबित हो जाए कि मुस्लिम होना या लड़की होना या कोचिंग क्लासेस न लगाना किसी भी सूरत में कामयाबी की राह में रुकावट नहीं। असल चीज़ अज़्म, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी, मजबूत क़ुव्वत इरादी और कुछ कर गुज़रने का अज़्म और इरादा है। मौज़ूद सामईन, हम में बहुत पोटेंशल है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं, सिर्फ़ उसे बुरोकार लाने की ज़रूरत है। अल्लामा इक़बाल के शेर की तरह कि नहीं है ना उम्मीद इक़बाल इस कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। यहाँ पर हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमने जो गुफ्तगू सैयदा अस्मा से की है उससे आप सब इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए ये इंटरव्यू आपके लिए एक मशअल राह साबित होगा। अल्लाह हाफ़िज़।